स्टार्ट करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 6 पार्ट 2 से। इससे पहले का पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagara Empire founded in 1336। यानी कि जो हम्पी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे जगह दे रखी है उसकी, उस किनारे पे बेसिस है जो कृष्णा है, रिवर है, और उसके अलावा मतलब मेन एज अ मेन सेंटर बना था वो विजयनगरा एम्पायर का, जो 1336 के टाइम पे इवॉल्व हुआ था। जो मैग्निफिसेंट रूइंस है हम्पी की वो बहुत ही अच्छे से सिटी प्रॉपर मैनेज्ड है। फॉर एग्जांपल कोई सिटी जब अगर किसी राजा के टाइम पे बनती है तो क्या होती है, फुल डेवलप्ड होती है। तो यहाँ पे भी वही है। नो मॉर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। सबसे बड़ी क्वालिटी जो है मैं इसको हाईलाइट करूँगी, कोई भी सीमेंटिंग एजेंट यानी कि सीमेंट लगाने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था कंस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि क्या हुआ था, टेक्निक ऐसे यूज़ की गई थी ताकि उनको साथ में बाउंड कर दें इंटरलॉकिंग से, यानी एक दूसरे को इंटरलॉकिंग से वो बाइंड कर दें, इस तरह से यूज़ हुआ था। उसके बाद है द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी was distinctive. The buildings in the royal complex had splendid arches, domes and pillared halls with niche for holding sculptures। यानी कि जो हम्पी का आर्किटेक्चर है ना वो बहुत फेमस है, बहुत ही अलग है। जो उसके बिल्डिंग्स हैं रॉयल कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे राजा महाराजा पहले रहते थे, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं काफ़ी अच्छी आर्क्स हैं, वहाँ पे डोम्स जो होते हैं, ऊपर गुम्बद जो होते हैं, जो हॉल्स होते हैं पिलर्ड हॉल्स, वो क्या है एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, काफ़ी अलग स्ट्रक्चर है। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड orchids and pleasure gardens with sculptures motifs such as the lotus and corbels। मतलब उनके प्रॉपर गार्डन जो हैं वो पूरे अच्छे से संपूर्ण हैं। In its heyday in the 15th-16th century, हम्पी bustled with commercial and cultural activity। यानी 15th-16th सेंचुरी के टाइम पे हम्पी में काफ़ी ज़्यादा ही कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। Muslim merchants, chettis and agents of European traders such as Portuguese thronged the market of Hampi। कई सारे मुस्लिम मर्चेंट्स जो थे, चेटीज़ जो थे, यूरोपियन ट्रेडर के जो एजेंट्स थे, वो लोग क्या करते थे, उस मार्केट में आके ट्रेड वाला काम करते थे, लेते थे सामान, बेचते थे। Temples were the hub of cultural activities and Devadasi's temple dancer performed before the deity, royalties and masses in the many pillared halls in the Virupaksha, a form of Shiva temple। एक दे रखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जो टेम्पल्स थे वहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, और देवदासीज़ यानी कि जो टेम्पल में डांसर्स होती थी, जो भगवान के सामने डांस करती थी, या जो रॉयल लोग होते थे उनके सामने जो डांस करती थी, वो इन हॉल्स में डांस करती थी। ठीक है। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एट हम्पी। यानी कि महानवमी जो नवरात्रि हम उसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जो हम्पी में सेलिब्रेट होता था। ये भी एक इमेज है, यहाँ पे दे रखा है, स्टोन कैरी आउट विठाला टेम्पल हम्पी, आप इसको देख सकते हो, ये नोट पे भी होता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को महानवमी प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे क्या होता था, किंग अपने गेस्ट से गिफ्ट रिसीव करते थे, या फिर जो अपने चीफ होते थे उनसे वो ट्रिब्यूट रिसीव करते थे। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। यानी कि इसी जगह से क्या करते थे वो लोग, डांस वगैरह देखते थे, या म्यूज़िक परफॉर्मेंस देखते थे, या फिर रेसलिंग बाउट्स देखते थे। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccan Sultan, the rulers of Golconda, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार। यानी कि हम्पी कब ख़राब होना शुरू हुआ, जब वो वहाँ पे किंग वगैरह हारने लग गए थे। दैट वाज इन 1565। और किससे हारे थे, डेक्कन के सुल्तान जो होते हैं उनसे हारे थे। द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, इन सब से हम्पी के जो मेन मतलब विजयनगरा के जो राजा वगैरह थे वो डिफीट होने लग गए थे। नाउ अ गेटवे टू द वेस्ट दैट इज़ सूरत। सूरत जो है गुजरात में वॉज द एम्पोरियम। अब एम्पोरियम का मतलब यहाँ पे लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अ प्लेस वेयर गुड फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। एम्पोरियम होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, खरीदी जाती हैं। तो जो सूरत था गुजरात में, वो एक एम्पोरियम था, किसके लिए, वेस्टर्न ट्रेड के लिए। ठीक है। मुगल पीरियड के टाइम पे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था। एंड सम वॉट लेटर अहमदाबाद।
ठीक है। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया विया द गल्फ ऑफ ऑर्मुज, यानी कि जो सूरत था वहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था कहाँ से, देखो फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया से ट्रेड होता था किसकी तरफ, गल्फ ऑफ ऑर्मुज जगह है। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मेका बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हेयर, यानी कि सूरत को गेट टू मेका, ठीक है, मतलब मेका तक के गेट बोलते थे क्योंकि कई सारे पिलग्रिम्स जो मेका जाते थे वो क्या करते थे, यहीं से अपनी शिप को लेके जाते थे। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्टेज एंड क्रीड लिव्ड हेयर, ये जो सिटी थी ना यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, ठीक है, काफ़ी सारे कास्ट के, डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग यहाँ पे रहते थे। 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। 17th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज़ थे, डच थे, इंग्लिश लोग थे, उनके मतलब वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज यहाँ पे बन चुके थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, एन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्री कुड बी फाउंड एंकर एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड होता था कि किसी भी टाइम पे अगर नॉर्मली देख लो तो क्या होता था, 100 के करीब शिप्स अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पोर्ट पे यानी किनारे, सी के किनारे यहाँ दिख जाते थे। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, कई शॉप्स थी जो मतलब कॉटन का कपड़े वगैरह बेचती थी। और जो टेक्सटाइल था सूरत का वो बहुत ही फेमस था, किसके लिए, गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए जिसको जरी बोलते हैं, और हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप, यानी कि यहाँ का जरी का काम बहुत ही फेमस था कई बाहर के मार्केट्स में। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी, यानी लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट हाउसेस वगैरह बना लिए थे, किसके लिए, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए जो अलग अलग जगह से आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस बिल्ड हो गए थे। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इननंबरेबल प्लेजर पार्क्स, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, काफ़ी सारे पार्क्स थे जहाँ पे लोग घूमते थे। द काठीवाड़ सेट्स और महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, यानी कि जो लोग मनी एक्सचेंज वगैरह में रहते थे, मनी चेंज करते थे, उधर के देश की मनी को चेंज करके अपने देश की मनी में कन्वर्ट करते थे, वो सब भी उनके भी घर सूरत में थे, उनके बैंकिंग हाउसेस भी सूरत में थे। इट इज़ नोट वर्दी दैट द सूरत हुंडीज, हुंडीज क्या लिखा है, इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। हुंडी क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 50 रुपये दिए और मुझे बोल दिया गया कि ये आपका एक टोकन है, अगर आप कहीं भी दिखाओगे तो आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ये जो हुंडी होते थे सूरत के हुंडीज, उनको मतलब बाकी जगहों पे भी ऑनर किया जाता था, यानी बाकी जगह पे भी चल जाते थे। तो ये जगह के नाम लिखे हैं जहाँ पे हुंडीज चल जाते थे। However, सूरत began to decline towards the end of the 17th century, यानी कि 17th सेंचुरी के एंड तक जो सूरत था वो डूबने लगा था, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म होने लगी थी। ये क्यों हो रहा था, कई फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी में कम, मतलब जो भी उत्पाद होता था वो कम हो गया था। क्यों, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर का भी पतन हो रहा था। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, 17th सेंचुरी के एंड में मुगल एम्पायर भी धीरे धीरे हट रहा था, तो साथ में मार्केट भी ख़राब होने लग गया था। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668, यानी कि एक तो जो पोर्तुगीज़ थे, मैं इसको ग्रीन से मार्क करती हूँ ताकि आपको दिखे, एक तो कंट्रोल जो था सी रूट्स पे, क्योंकि सी रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स होते थे किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग के लिए, लोग आते थे अलग अलग कंट्रीज़ से, तो वो सब हाथ से जा रहा था। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अपना हेडक्वार्टर 1668 में शिफ्ट कर लिया था वहीं पे बॉम्बे में, तो वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन था, ठीक है। तो सूरत आज भी एक काफ़ी अच्छा कमर्शियल सेंटर है, ये उस टाइम की बात बता रहे हैं। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन लेज ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, यानी कि ये कहाँ पे पड़ता है, कृष्णा रिवर के पास पड़ता है मछलीपट्टनम। 17th सेंचुरी में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती थी। जो डच और इंग्लिश थे ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के, उन्होंने मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था आंध्रा के कोस्ट पे। जब भी कोई कोस्ट का पार्ट होता है ना, उसको लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे आने जाने के लिए। तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स वगैरह थी ये तो होती नहीं थी, तो लोग सी के थ्रू जाते थे। तो एक तरह से अगर उस पर कंट्रोल हो गया तो काफ़ी ट्रेड और बिजनेस पे कंट्रोल हो जाता था। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच। जो फोर्ट था मसूलीपट्टनम पे वो डच ने बनाया था। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sale of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India Company. कुतुब शाही का नाम लिखा है, जो रूलर थे गोलकोंडा के, उन्होंने कई सारी मोनोपोलीज लगाई थी सेल ऑफ टेक्सटाइल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेना सेल को। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बिक रही है तो उसके ऊपर जो भी पैसा आएगा, टैक्स लगता है, उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, ताकि जो बिज़नेस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ना जाए। फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, यहाँ पे लिखा है कई ट्रेडिंग ग्रुप्स थे जो सामान बेचते थे, उनके बीच में कंपटीशन बहुत था, ये सब नाम लिखे हैं। इनकी वजह से क्या हुआ था, सिटी बहुत पॉपुलर होने लग गई थी। एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मिर जुमला, हु वाज आल्सो अ मर्चेंट, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि जब मुगल अपना पावर को बढ़ा रहे थे, लाइक वो दिल्ली वगैरह से स्टार्ट करके गोलकोंडा की तरफ जाके उन्होंने जब अपनी पावर बढ़ाई, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, डच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई वड़ाई करवाने की कोशिश करी। 1686 से 1687 तक मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। उन्होंने ये गोलकोंडा को मतलब अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया था मुगल और एम्परर औरंगजेब ने। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, अब ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गई कि कौन सी जगह पे वो कब्जा करें। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड। मतलब ये उनकी एक पॉलिसी का पार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ये सही नहीं है कि अगर एक पोर्ट है उसके कनेक्शन है किसी प्रोडक्शन सेंटर में जो हिंटरलैंड में, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स, यानी कि जो भी नए कंपनी के ट्रेड सेंटर हैं उनके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल सब कंबाइन होनी चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाता एंड मद्रास, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपने तरीके से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी कि एक अगर कोई जगह है तो वहाँ पे सब कुछ कंबाइन होना चाहिए। तो ट्रेडर्स धीरे धीरे फिर बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मूव करने लग गए, जिसकी वजह से जो मसूलीपट्टनम, जो एक टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ करता था जहाँ ट्रेडिंग वगैरह के लिए, वो बिल्कुल ही डूबने लग गया। नाउ द न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स, अब हम आगे का पढ़ रहे हैं। इन द 16th and 17th century, यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। 16 से लेके 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंपनी क्या ढूंढ रही थी, कंट्रीज ढूंढ रही थी स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो फेमस हो यूरोप में भी और वेस्ट एशिया में। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट। यानी कि इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने क्या किया, मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ताकि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाएं। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद दैम। शुरू में तो कुछ इंडियन ट्रेडर्स ने उनके साथ कंपटीशन किया। हाउ एवर जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अपनी नेवल पावर को यूज़ किया, यानी कि जो भी जहाज़ वगैरह होते हैं उसको यूज़ किया ताकि वो पूरा का पूरा सी का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल में ले लें और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको अपने अंडर ले आए। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. लास्ट में क्या हुआ, इंग्लिश जो लोग थे, ऑब्वियसली कंपनी जो थी वो एज सबसे सक्सेसफुल उभर के आई, सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही थी, सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एटसेट्रा। यानी कि क्योंकि कपड़ों की डिमांड बढ़ रही थी तो जो ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि सिलना, वीव करना, डाई करना, उसको कलर डालना, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ रहा था। उसके अलावा लोग और ज़्यादा लिए जा रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, हाउ एवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द
इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल का डिज़ाइन वगैरह काफ़ी बेटर हो चुका था। बट इस सब के चक्कर में एक चीज़ और जो नोटिस हुई कि यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी इंडिपेंडेंस खो गई थी। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मेंट दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट्स। अब पहले वो अपनी मर्जी की तरह अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, एक तरह से उन्हें वही काम करना था जो उनको मिलता था, एक काम असाइन होता था तो वो उन्हें करना होता था यूरोपियन एजेंट्स के लिए। वी वर नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न। उनके ये खुद के पास उनके पास ये हक नहीं था कि वो अपना खुद के कपड़े बनाए या उनको बेचे। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। उनको क्या करना पड़ता था, खुद ही डिज़ाइंस को मतलब बनाना पड़ता था दोबारा से, और जो भी कंपनी एजेंट्स उनको भेजते थे उसी में चेंजेस करने पड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पे उनकी फ्रीडम ख़त्म हो चुकी थी। जो पहले वो खुद के लिए बना के बेचते थे वो अब ख़त्म था। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today। यानी कि ये सिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, लेकिन इस टाइम पे इनका काफ़ी मतलब राइज हुआ। क्राफ्ट एंड कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आए, ठीक है। और वो ऐसी जगहों पे मूव करने लग गए जो लोग थे, मर्चेंट्स थे, जो आर्टिसियंस थे, वो लोग ब्लैक टाउन्स में मूव करने लग गए जो यूरोपियन कंपनी ने बनाए थे सिटीज़ के अंदर ही। द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कंफाइंड here while the white ruler occupied the superior residencies of Fort St. George in Madras और Fort St. Williams in Calcutta। देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ। जो लोग कलर में ब्लैक थे, ठीक है, जिनकी स्किन कलर ब्लैक थी, वो लोग क्या हुआ, उन लोगों को तो मूव करना पड़ता था ऐसी जगह जो बिल्कुल साइड में ब्लैक टाउन्स टाइप से नाम से थी। और जो लोग बहुत वाइट थे, जिनकी स्किन कलर वाइट थी, वो लोग कहाँ मूव करने लग गए, वो लोग प्रॉपर अपने फोर्ट वगैरह वाले रेसिडेंस अच्छी जगहों पे रहते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। इसकी डिटेल्स जो भी स्टोरी है वो अगले साल पढ़ोगे। तो ये सब था अबाउट ट्रेडिंग वगैरह के बारे में। नाउ वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर ने क्या किया था, सी रूट्स को एक्सप्लोर करने की स्टार्ट करी। उन्होंने सोचा कि हम एक्सप्लोर करेंगे, और उन्होंने क्या देखा कि उनकी ये था कि दे वर ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि कैसे इंडिया पहुंचा जाए और यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं उनको लिया जाए। वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज सेलर थे। उन्होंने अफ्रीका कोस्ट से क्या किया, पूरा घूम के इंडियन ओशन तक पहुँचे। उनकी जो पहली जर्नी थी उसको 1 साल से ज़्यादा लगा। He reached Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. He lost 2 of his 4 ships and of 170 men at the start of the journey. उन्होंने अपने इतने शिप मतलब खो दिए थे, इतने लोगों को भी खो दिया था जो स्टार्टिंग में थे। सिर्फ 54 लोग सर्वाइव कर पाए। इस सब के बाद भी द रूट्स दैट वर ओपनड अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। लेकिन जो रूट्स उनके लिए खुले, क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्होंने ढूंढ लिया था कि कैसे पहुंचा जा सकता है, वो बाकी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इंडिया कैसे पहुंचा जाए। The search for sea routes to India had another unexpected fallout. On the assumption that the earth was round, Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to India. यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो इटालियन थे, उन्होंने क्या किया कि वेस्टवर्ड जाएंगे ताकि क्या हो, एक इंडिया के रूट में मिल जाए उनको, इंडिया का रूट मिल जाए। उनका ये था कि गोल है अर्थ, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज़ विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन इन 1492। वो वेस्ट इंडीज़ चले गए। ही वॉज फॉलोड बाय सेलर्स एंड कॉन्क्यूरर्स फ्रॉम स्पेन एंड पोर्तुगल हु ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। तो उनके इस स्टेप से क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से और लोग जो पीछे थे वो वहाँ पे पहुँचने लग गए, और जो वहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनका रहना वगैरह हटा के खुद वो एस्टेब्लिश हो गए। तो वास्को डी गामा के बारे में है कि कैसे उन्होंने इंडियन रूट ढूंढा। गोवा में एक जगह भी है वास्को डी गामा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे थ्रू भी उन्होंने काफ़ी कुछ पता लगाया था, तो उनके नाम पे भी हैं ये चीज़ें। तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 6 7th हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस के और चैप्टर्स देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पे आपको जो चैप्टर चाहिए वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।